हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। रात को मेरी मम्मी पापा के कमरे से जब भी बाहर आई, उनसे चला नहीं जाता, वह रोती रहती। मेरी माँ पापा के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात पापा के कमरे में सोई थी, तो अगली सुबह मम्मी रोते रोते बाहर निकलते। एक दिन मम्मी सोई हुई थी, तभी मैं मम्मी की चादर लेकर पापा के कमरे में चली गई, पापा का राज जानने के लिए। वह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी आंख खुली तो मैंने मम्मी को सिसकते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। अपनी माँ को ऐसे देखकर हमेशा मेरा दिल तरफ तरफ जाया करता था। लेकिन मैं शंकर भी कभी उसने कुछ नहीं पूछा सकती नहीं थी। अक्सर ही सुबह मम्मी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार माँ से पूछा था कि आखिर वह पापा के कमरे से सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों निकलती हैं, तो मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। मम्मी जब भी उनके कमरे से निकलती, मम्मी का होलिया बहुत ही अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते। यह सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू हुआ था, और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था, मेरे लिए सब कुछ अद्भुत होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा हो गया था कि मेरा बाप आखिर मेरी माँ के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 15 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझ में आने लगी थी। मम्मी का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी, लेकिन बाहर की यह बात सुनकर यह थी कि मम्मी कमरे से निकलते तो वह रोती रहती, और जब पापा के कमरे से निकले तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह बिल्कुल जवान हो। वह कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते हैं, जैसे बहुत खुश हो। और मम्मी की हाल ऐसा होता था कि मम्मी पापा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। वो उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भेज देती। खूब सर वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहती रहती, या बाथरूम में बंद हो जाती। मम्मी का हालत बहुत देखकर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सर वक्त मेरे दिमाग में मम्मी का ख्याल घूमता रहता। मैंने कभी किसी सुबह पापा को परेशान या बेचैन नहीं देखा था। वो हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था। जब भी मम्मी को देखकर ऐसा लगता था कि किसी भी पल मम्मी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए मम्मी के शरीर को कब पकड़े हुए भी देखते थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं मम्मी से पूछूं कि पापा रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बड़ा हाल हो जाता है। मगर पापा के नाम पे मम्मी के चेहरे पे खौफ नजर आने लगता था। मम्मी हर रात पापा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोई थी। मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही थी और ना ही घर पे मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी भी तरह अपनी माँ को पापा के कमरे में न जाने दे, लेकिन मैं किसी तरह पापा को मना नहीं कर सकती थी। पापा तो मेरे सामने मम्मी के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया था। 6 महीने में मेरा इम्तिहान में पूरी तरह मैं फेल हो गई थी। मैंने मम्मी पापा को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थे क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह बार बार मुझे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उसे मम्मी और पापा के बारे में बता दिया। तुम्हारे पापा अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? सलोनी ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का सीन देखने लगी। फिल्म का भला इस बात से क्या वास्ता था? वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं ना समझ पे उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी इस बात पे अटक गई। आखिर सलोनी ने यह सवाल क्यों पूछा था?
मैं घर वापस आई तो मम्मी का चेहरा, भाई आर्यन अंकल बैठे हुए थे। वह दोपहर को हमारे घर आते थे। मम्मी की बचपन से ही उनसे बहुत दोस्ती थी। मम्मी बताती थी कि वह दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर आर्यन अंकल दुबई चले गए और मम्मी की शादी पापा से हो गई। मम्मी की शादी को 17 साल हो चुके थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था या फिर मैं ही छोटी और नासमझ थी। लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह मम्मी की हालात समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा पापा इस तरीके का आदमी नहीं है। वह मेरी माँ की तकलीफ की वजह है और इसी बात ने मेरे दिल में अपने आप के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी। आर्यन अंकल से हमारी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और मम्मी से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन मम्मी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। आर्यन अंकल के जाने के बाद मम्मी अक्सर मुझे कहती थी कि अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि आर्यन मिलने रोज आता है तो बहुत बड़ा होगा। मैं माँ को दिलासा देती कि पापा को कैसे पता चलेगा। पापा सुबह काम पे जाते हैं, रात को ही घर आते हैं। तो आर्यन अंकल बहुत अच्छे लगते थे। वो हमेशा आते हैं और मम्मी का मूड अच्छा करके जाते हैं। मेरे लिए भी बहुत से ऐसे लेकर मतलब आते थे कि पापा की आमदनी भी इतनी कम थी कि गुजार बसर भी मुश्किल से होता था। मम्मी न जाने कैसे पापा जैसे जालिम इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही थी। रात में मैंने अपना मम्मी पापा का बिस्तर लगाया और मम्मी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में पापा मेरे कमरे में आए। मम्मी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। पापा ने उन्हें साथ चलने को कहा तो मम्मी ने दबी आवाज में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि पापा मम्मी से क्या कहते हैं। चलना कृतिका, मैं तुझे बिल्कुल टांग के नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, वादा। पापा की आवाज मेरे कानों में पड़ी जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। मम्मी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब हमारी जवान है, वह सो सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी ने धीमे लहजे में पापा को जवाब दिया। पापा ने जबरदस्ती मम्मी को हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। पापा मम्मी के साथ ना जाने क्या करते थे और सलोनी की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए थे लेकिन मम्मी वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर रसोई में गई। मम्मी थोड़ी देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने गहरी निगाह मम्मी पे डाली। उनके बाल बिखरे हुए थे और कमीज कंधों की जगह से फटी हुई थी। इस बात में मुझे बहुत ऐसा लगा कि मम्मी को मेरी नज़रों का एहसास हो गया। वह जल्दी से दुपट्टे को अच्छी तरह से लपेटने लगे। मेरे सामने ही मम्मी ने सुबह सही कपड़े पहने थे, लेकिन फिर अचानक ही मम्मी की कमीज कैसे फट गई। मम्मी मुझे पूछ रही थी कि इतनी रात को क्यों जग रही हो। मैंने झूठ बहाना बनाया कि मैं अभी उठकर पानी पीने आई थी। मम्मी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गए। मैं सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे मम्मी की सिसकिया की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि मैं उठकर अपनी मम्मी को असली जो है वो दिल में आए सारे सवाल को जुबान पे ले आऊं। मैं पूछूं कि आखिर ऐसा क्या है, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकलते थे पापा जैसे कोई जवान लड़का हो। पापा की आमदनी कम थी लेकिन पापा हमेशा खुश रहते और मुस्कुराते रहते। कम पे होश ऐसे तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी हो। मैंने उल्टी निगाह अपने आप पे डाली जिसने मुझे आज भी नफरत महसूस हो रही थी। पापा के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग मम्मी पे ही अटके हुए कपड़ों की तरफ था। स्कूल से वापसी पर मुझे आर्यन अंकल मिल गए।
मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गए। आर्यन अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतनी कैसे क्यों रहती हो, इतनी उदास उदास? मैं इस कदर जज्बातों में हो चुकी थी कि मैं आर्यन अंकल को सारी बात का जवाब दे दी। मेरी बात सुनकर आर्यन अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा पापा अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी माँ को अपने पास से आज़ादी क्यों नहीं दिलवाती? कब तक तुम दोनों उनके जुल्म की चक्की में पीसते रहोगे? आर्यन अंकल ने बहुत ही विक्रमचंडी से मुझे एडवांस दी, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं पापा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पापा ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, फिर मैं पापा को जालिम कैसे कहती? मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि मैं पीछे दरवाजे के मम्मी और पापा के बीच में क्या होता है। आर्यन अंकल की बात सुनकर वह सोच में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे पापा की कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी कि जिससे उन्हें जालिम कर दूं। लेकिन मम्मी की आंखों में आंसू पापा को जालिम साबित करते थे। आर्यन अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए और खुद भी अंदर आए। मम्मी हम दोनों को देखकर खुश हो गई, हमारे लिए फौरन खाना लगा दिया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और आर्यन मम्मी के पास बैठे रहे। मुझे नींद आ रही थी। मैं उस वक्त आर्यन अंकल की बात की सोचती रही। मम्मी को पापा के कमरे में गए 3 दिन गुजर चुके थे और पिछले 3 दिनों में मम्मी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो रही थी। मम्मी जब मेरे पास रहती थी तो बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती थी। पापा का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। तो वह उस दिन मम्मी को अपने कमरे में ले जाते, उस दिन वह मन से ज़्यादा खुश महसूस होते थे। चौथे दिन पापा मम्मी को लेकर अपने कमरे में ले गए थे। मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलते रही। मम्मी जब सुबह पापा के कमरे से निकले तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वे एक पैर जमीन पे से शिफ्ट की आई। बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है? तो कहने लगी छोटी छोटी बातों पे ध्यान ना दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा 10वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे पापा उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेंगे। मम्मी की आंखें से टीप टीप आंसू गिरने लगे और पापा के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उसके बाद दोबारा किचन से बाहर आई। मैं मम्मी से नाश्ता लेने के बाद पापा के पास गई। उन्हें नाश्ता दिया तो पापा मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। पापा के लहजे में इतना प्यार था कि मैं पापा इस दोगले बट को हैरान रह गई थी। पापा किसी तरह भी सख्त जालिम नजर नहीं आते थे, बल्कि मम्मी की हालात चीख चीख कर पापा के जुल्म की दास्तान सुनाती थी। मैं पापा को नाश्ता देने गई तो पापा मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने पापा से कहा कि मुझे मम्मी के बगैर नींद नहीं आई और वो मम्मी को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करे। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुराने लगे, कहने लगे मैं तो कभी कभी तुम्हारी माँ को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तुम्हारी माँ पे हक है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पापा की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा था, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नजरे में ना आए दिन देखा करती थी, लेकिन पापा से कुछ बोलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई। स्कूल में टीचर पढ़ते हुए हमें समझा रही थी कि कभी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात मेरे दिमाग की एक और खिड़की खोल दी। मैंने सोच लिया कि पापा का पूरा सच जानकर रहूंगी और फिर अपनी माँ को पापा से आज़ादी दिलवा दूंगी। आर्यन अंकल ने मुझे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरी माँ बिल्कुल मेरे जैसे थी।
मैं उम्र में 15 साल की थी, लेकिन नाक नक्श में मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी माँ को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपने माँ की चादर ओढ़कर पापा के कमरे में चली गई। पापा के कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। पापा अंधेरे की वजह से मुझे समझ बैठे थे कि मम्मी है। मेरी खुशनसीब है कि कीर्ति का आज खुद चलकर मेरे कमरे में आए हो। पापा बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे करीब आए, मेरा हाथ पकड़कर अपने बराबर में बना लिया। पापा के बराबरी में बैठे मेरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि उसने मेरे साथ क्या होगा, क्या होने वाला है अभी आगे, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। पापा बहुत मोहब्बत से खाना खाने लगे। कीर्ति की बेटी जवान हो गई है। वो कहने लगे मम्मी की भाषा में कि कीर्ति जवान हो गई है। यह कहकर तुम मुझे इस कदर दूर ना हो करो। मुझे जबरदस्ती मुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो तुझ पे कुछ हक है ना। मैं मानता हूँ कि हमारी बेटी जवान हो रही है, लेकिन वह इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे यह समझना हो कि माँ पापा एक कमरे में साथ रहते हैं तो सारा दिन काम करके, ताकि मैं अब स्कूल में मेरे साथ पापा जो भी मेरे साथ पूछने लगे, मैं अपने करीब खुश होकर जाता हूँ। पापा को अंधेरी की वजह से मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था और मैं पापा ने खुद ही मुंह से अपने तकिए पे लेट गया सारी बात बताकर। वह बहुत धीरे धीरे मेरे कान के करीब होकर बातें करने लगे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है जिससे वह मेरी शादी करेंगे। उसके बाद कुछ पापा ने कहा, वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि आर्यन ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन कृतिका, मैं तुझे बताना समझ रहा हूँ कि वो इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार वो तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर जवान बेटी भी है। इसीलिए तो इतिहास का ये दामन थमना जरूरी है, ये रखना पड़ता है, ये घर का ध्यान रखना। पापा को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं मम्मी नहीं उनकी बेटी हूँ। पापा बहुत आहिस्ता से मेरे बालों को हाथ फिर से फेरने लगे और कुछ ही देर में पापा को नींद आ गई। काफी देर तक मैं पापा के पास लेटी थी, लेकिन पापा तो बहुत गहरी नींद सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर पापा के कमरे से बाहर निकल आए। पापा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मुझे कुछ भी समझ आता, इसलिए आर्यन और मम्मी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। अगली सुबह पापा रोजाना की तरह थे और उनका चेहरा ऐसे ही था जैसे मम्मी के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था। मैं खामोशी से पापा को कहा ले जा रही थी, लेकिन मुझे पापा के दायरे में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। स्कूल से वापस लौटे तो घर के बाहर ही आर्यन अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से नमस्ते कर घर आई थी, लेकिन आज मैं उनके तरफ दबे पांव घर में घुस गई। मम्मी और आर्यन अंकल मेरे कमरे में एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह सच जाने। मैं बेताब थी कि इस कदर भयानक है। मम्मी आर्यन अंकल से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैंने अपनी गुड़िया के उसके पापा के खिलाफ पूरी तरह नफरत की भी बो दी है और अब वो दिन दूर नहीं है जब मेरी बेटी अपने आप को खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वो जबरदस्ती मुझे अपने हाथ इस रिश्ते से बांध कर रखे हुए है, लेकिन अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। वह मुझे कमरे में लेकर जाता है और मुझे बात करते करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना होलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने गुड़िया के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठा दी है कि उसका पापा मुझ पे कितना जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपनी कमीज तक फाड़ डाली। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उसे आज़ादी की बात करूँ तो मेरी बेटी मेरी दल बन जाए और मुझे अपनी गुड़िया को छोड़कर उसके घर से ना निकालना पड़े। गुड़िया तो दुनिया की मेरी
बेगुनाही और अपने पापा के जुर्म का दशा सुना देगी और मैं गुड़िया को लेकर तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी। आर्यन अंकल हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, मैंने गुड़िया से भी कह दिया है कि उसे जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं चला आऊंगा। मम्मी आर्यन अंकल से कहने लगी कि पहले की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई ना करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उसे वक्त मेरे पति ने मुझे माफ करके अपनाया था। आर्यन अंकल मेरी माँ के हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात से बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से रिश्ता रखूं। लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हारे और तुम्हारे बेटी को अपनाऊंगा। बस गुड़िया को किसी भी तरह यह सच पता ना चले कि उसका बाप जलीम नहीं बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। गुड़िया ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है, जो जिसे मम्मी और आर्यन अंकल को यकीन हो गया कि यह सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उन दोनों ने सोच रखा है। वह दोनों हंसते हंसते थक चुके थे और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मेरी माँ सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पापा को भी पूरी तरह धोखा दे रही थी और वह मेरे पापा के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ते की बातें कर रही थी। मुझे पापा की बात याद आ गई और आर्यन ने पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ जांच गई थी और इसीलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर मम्मी और आर्यन अंकल चौंक उठे, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने अपने आप पे काबू कर लिया। आर्यन अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। मैंने चॉकलेट पकाने में मम्मी की शक्ल अच्छी को सख्त लहजे में मम्मी से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपको पापा से क्या मसला है। मम्मी जान चुकी थी कि उनके झूठ का पुल खुल चुका है, इसीलिए बिना कुछ कहे मम्मी ने मुझे सच बता दिया। मम्मी शादी से पहले अंकल से प्यार करती थी, लेकिन आर्यन अंकल उनके शादी करने के बाद दुबई जाकर नौकरी करने लगे थे। मम्मी की मोहब्बत को छोड़कर अपना कैरियर चुन लिया। बचपन की मोहब्बत ने अपना रंग कुछ ना ऐसा कच्चा होने दिया और मम्मी के दिल में आर्यन अंकल की मोहब्बत का रंग बस ऐसे ही रह गया। मम्मी के घर वालों ने मम्मी के लिए पापा को पसंद कर लिया। मम्मी जवान और खूबसूरत थी, जबकि पापा उम्र में 10 साल बड़े थे और पापा सांवले शक्ल सूरत के मालिक थे, जबकि आर्यन अंकल हैंडसम थे। मम्मी के लिए पापा का रिश्ता घर वालों की मर्जी से था और मम्मी ने अपने घर वालों की जबरदस्ती पापा से शादी तो करवा ली, लेकिन वह कभी पापा के दिल से अपना नहीं पा रही थी। जबरदस्ती का यह रिश्ता मम्मी के लिए किसी बोझ की तरह था, लेकिन मम्मी इस रिश्ते को किसी तरह चला रही थी कि तभी शादी के 1 साल बाद ही माँ पापा की गोद आ गई थी। मम्मी की शादी के कई साल बाद आर्यन अंकल दुबई से कुछ दिन के लिए वापस आए, तो उनके दिल में मम्मी को देखकर एक बार फिर से जज्बात जग उठे। मम्मी की बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर आर्यन अंकल से चुपके चुपके मुलाकातें करने लगी। लेकिन कुछ ही दोनों में बात माँ की बड़ी मम्मी को पता चल गई और उन्होंने सारे खानदान में मेरी माँ की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। पापा माँ की सच्ची मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्होंने मम्मी को बदनामी से बचा लिया और सारी घटना को झूठ साबित कर दिया। जब पापा ने मम्मी को साथ दिया था तो सर खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। बड़ी मम्मी के हाथ मेरी माँ तो ना आ सकी, लेकिन उन्होंने आर्यन अंकल पर सख्ती की और उन्हें जबरदस्ती वापस भेज दिया। मोहब्बत का जोश रंग की तरह बैठ गया था। उसे 1 साल पहले आर्यन अंकल ने दोबारा जिंदा कर दिया। अंकल हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे। एक बार फिर वह मम्मी के पीछे दीवाने हो गए थे। मम्मी को तो पहले ही दिल में पापा पसंद नहीं थे,
और हमारे हालत भी कुछ खास नहीं थे, जबकि आर्यन अंकल के पास दुबई का पैसा था और मम्मी के लिए पापा को ऐसा छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था। क्योंकि लेकिन दिक्कत यह थी कि पापा मुझे भी बहुत प्यार करते थे और मम्मी भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी। इसीलिए मम्मी ने जानबूझकर यह सब गेम खेल रचाया और मेरी नज़रों में पापा को गलत साबित कर दिया। मम्मी हमदर्दी ऐसे कर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। इसीलिए मेरे सामने पापा को जालिम साबित किया और खुद मुस्लिम बनकर रहने लगी। मैं इतने साल से यह सोच रही थी कि पापा को कभी ऊंची आवाज में हमसे बात तक नहीं करते देखा, फिर वह बंद कमरे में माँ पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने माँ से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको उसके घर जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने पापा, भोले भाले और वफादार पापा को नहीं छोड़ सकते। आर्यन अंकल जो पहले ही मम्मी को 2 बार छोड़ चुके हैं, वो मम्मी ना जाने कैसे तीसरी बार उम्मीद लगाकर बैठी थी। मुझे आर्यन अंकल की आंखों में आज पहली बार अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश दिखाई दे रही थी और मैं जान गई थी कि वो उसे ख्वाहिश को पूरा करने के बाद मम्मी को उनकी किसी कमी नहीं मुझे आगे के सुहाने अपना दिखाकर इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं उनके साथ चल पड़ूं और पापा को छोड़ूं। लेकिन मेरे लिए मेरे पापा को छोड़ना इतना आसान नहीं था और मेरे लिए मेरे पापा ही सब कुछ थे। अगर मेरे सामने सर सच ना आता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर ले बैठती, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों में सब कुछ देखा था और कानों से सुना था। लेकिन मम्मी अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी। लेकिन जब आर्यन अंकल ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू में नहीं आऊंगी और ना ही मम्मी के साथ चलूंगी, तो एक बार फिर मम्मी से अपनी राह छुड़ा करके मम्मी को छोड़ गए थे। मम्मी को पता चला कि आर्यन अंकल मम्मी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए हमारे घर के चक्कर काट रहे थे और वो बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान थे। उन्होंने मेरी माँ की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने को सोचा था। मम्मी को अब एहसास हुआ कि जज्बात की धारा में हारकर वो कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी। अगर मम्मी और मैं उनके साथ चले जाते तो वह मेरी इज्जत को एक बार फिर वैसे ही उछलते जिसे बड़ी मम्मी ने मम्मी की इज्जत की धज्जियां भी खेलने की कोशिश की थी। न जाने कौन सा अच्छा काम हुआ हम दोनों माँ बेटी के काम में आ गया था कि हम अंकल के जंगल से निकल गए। रात को पापा घर लौटे तो मम्मी ने खुद ही पापा के लिए खाना मंगवाया और अपना भी आप पापा के कमरे में लगा दिया। पापा की खुशी देखकर लायक थी, उनकी खुशी तो इतनी अच्छी थी। पापा सच में मम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे और ये उनकी मोहब्बत ही थी जो वो मम्मी की गलतियों को आज तक नज़रअंदाज करते आए थे। इतने सालों में पहली बार मम्मी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने पापा को दिल से अपनाया था। अगली सुबह पापा और मम्मी हंसते मुस्कुराते बाहर निकलते थे और मेरे दिल को एक ठंडक का एहसास हुआ था। कभी कभी हम प्यार के नाम पे ऐसा धोखा खाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मोहब्बत तो विवाह के बाद ही होती है, जिसमें इंसान एक दूसरे का साथ बनकर एक दूसरे के साथ निभाते हैं। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी यह मज़ेदार कहानी रात को मेरी मम्मी और पापा के कमरे में जो भी थी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपके पास भी कोई ऐसी प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिसमें कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
और फिर मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।